एम्प्लॉय। ये फियोल का ही प्रिंसिपल है। इन फियोल्स व्यू रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल। जो भी हम रेमुनरेशन उनको दे रहे हैं, पारिश्रमिक दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रेमुनरेशन एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर एंड प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। जो भी रेमुनरेशन दिया जा रहा है, पारिश्रमिक वर्कर्स को दिया जा रहा है, वो दोनों के लिए सेटिस्फैक्शन वाला हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। मतलब जो व्यक्ति दे रहा है उसके लिए भी सेटिस्फैक्शन हो और जो व्यक्ति रेमुनरेशन पा रहा है उसे भी सेटिस्फैक्शन हो। इनजस्टिस टू एनी में demotivate employee to perform to the best of these capacity. Profit earning by the firm should not entirely go to the shareholders and managers as commission, but it should be fairly distributed among all concerned, including workers on a reasonable basis. जो भी हम रेमुनरेशन दे रहे हैं वो बहुत फेयर होना चाहिए। दोनों व्यक्ति, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दोनों सेटिस्फाई भी होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इज व्हेन द टॉप लेवल रिटेन अथॉरिटी। जब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम टॉप लेवल, जो मैनेजमेंट में टॉप लेवल व्यक्ति है, उसे ही पूरा पावर दे दे, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ व्हेन देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम जो पावर होता है वो कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो भी मैनेजमेंट में हो वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मिड का रास्ता है, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। Fails an organization should strive to achieve a proper balance between centralization and decentralization. फेयोल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस बना रहे। The degree of centralization and decentralization will depend upon several factors such as the size of the organization. ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा संस्था है। अकॉर्डिंग टू साइज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डिसीजन लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टू ऑर्डर। देयर मस्ट बी ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड everything, everyone in हर इंटेंशन। जो भी है ऑर्डर में फियोल ने कहा है कि जो भी एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए। एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरीथिंग यानी मटेरियल्स जितने भी हैं हमारे, मटेरियल के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और उसी तरह से पर व्यक्ति के लिए, जो एम्प्लॉय हमारे हैं, उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, कि हम जो भी चीज़ है हमारे पास उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल, मटेरियल का अरेंजमेंट और प्लेसमेंट ऑफ पीपल, दोनों ये प्रिंसिपल हमें बताता है। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज अ मटेरियल ऑर्डर, वेयर्स प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज ए कॉल्ड सोशल ऑर्डर। हम व्यक्ति को भी एक स्थान दें, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस दें कि इसी पर्टिकुलर प्लेस से ये वर्क करेंगे। For example, the head of production department may be allotted at office room. अगर हमारे डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन ऑफिसर है उसे हम एक प्लेस दे देते हैं, एक ऑफिस दे देते हैं। एंड टाइपिस्ट एट ए पर्टिकुलर टेबल, और एक टाइपिस्ट जो है उसे भी हम एक पर्टिकुलर
टेबल देते हैं, एंड द फोरमैन टू सुपरवाइजर ए वर्कशॉप, और फोरमैन और सुपरवाइजर को भी एक वर्कशॉप देते हैं. दीज पर्सन शुड रिमेन इन देयर एलोकेटेड प्लेस. ये पर्सन कहाँ देखे जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, अपने पर्टिकुलर प्लेस पे ड्यूरिंग वर्किंग आवर, सो दैट दे मे बी easily contact whenever necessary. इनका अगर हमें प्लेस पता होगा कि ये पर्टिकुलर किस प्लेस पे पाए जाएंगे, रहेंगे, तो हमें इजीली उन्हें ज़रूरत पड़ने पर देखने या सर्च करने में आसानी होगी, उन्हें उनके तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे. अगर इनका प्लेस ही डिसाइड नहीं है कि किस प्लेस पे ये बैठेंगे, किस प्लेस पे रहेंगे, कहाँ से ये वर्क करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे टाइम की और हमारे कैपेसिटी दोनों, हमारा टाइम और हमारे सोर्सेज दोनों बेकार होंगे, क्योंकि हमारे पास हमें उन्हें सर्च करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा. नो लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज इन ए केस ऑफ नीड्स. हमारा जो है टाइम भी बर्बाद नहीं होगा उन्हें टेस्ट करने में कि वे कहाँ पे अवेलेबल होंगे. एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. और इससे क्या होगा, कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा, पूरी तरह से उपयोग होगा मटेरियल्स का और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे हैं उन दोनों का. बेटर डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और इससे एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करने से क्या होगा कि इनमें बेटर डिसिप्लिन मेंटेन होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में. स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्मूथली हम वर्क कर सकते हैं. इंक्रीज इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी. हम अपने इफ़िशियंसी यानी कार्यकुशलता को भी इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन को भी हम बढ़ाने में सक्षम होंगे. नेक्स्ट है इक्विटी. फ्यूल एम at securing the loyalty and devotion of the personnel by a combination of kindness and justice in a manager dealing with subordinate. फ्यूल कहते हैं कि जो भी उन प्रिंस इक्विटी जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनमें समानता का व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए. Employee can be made to put in these best only when they are given kind, fair and just treatment. कोई भी एम्प्लाई तभी अपना बेस्ट 100% एफर्ट देगा जब उसके साथ काइंडनेस दिखाई जाए, फेयरनेस दिखाई जाए. इक्विटी डज नॉट मीन ए टोटल एब्सेंस ऑफ फोर्स. और इक्विटी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें. At time these might become necessary for the sake of equity itself, but as he seek it only a manager might become necessary for the sake of equity itself, but as he sees it only a manager endows with good nature, fair judgment, and enough experience can apply equity. For example, there should not be any discrimination based on position, gender, age, is following medical label or to the employee. Increase द सेंस ऑफ डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉय. इससे क्या होगा, इक्विटी से इंक्रीज द सेंस ऑफ डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाई विद द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हमारे एम्प्लॉय होंगे वो सेटिस्फाई होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, और अगर कोई सेटिस्फाई होगा तो वो अपना 100% एफर्ट देने के लिए प्रयास करेगा. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. Stability of personal employee turns should be reduced to ensure effectiveness and efficiency. Fayol कहते हैं, Fayol shows that instability of tenure of personnel is both the causes and effect of bad management.
फ्यूल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मस्ट है, जो उनके एम्प्लॉई हों वो स्टेबिलिटी नेचर के हों, एंड पॉइंट आउट द डेंजर एंड कॉस्ट of unnecessary turnover. Frequent change of personnel may not be good for organization. अगर किसी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता. Any such change should be made only when it seems unavoidable. कोई भी चेंज तभी होना चाहिए जबकि कोई जो परेशानियां हो रही हैं वो अनअवॉइडेबल हो, उसको अब बेयर नहीं किया जा सकता है, तभी उसको ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति को चेंज करना चाहिए. जो हमारे एम्प्लॉय हैं उन्हें चेंज करना चाहिए. इन अ केस ऑफ इलनेस, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ एम्प्लॉय. एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं, हेनरी फोर्ड कहते हैं कि एम्प्लॉय जो है फ्रिक्वेंटली चेंज तभी होने चाहिए इन अ केस ऑफ इलनेस, या तो वो बीमार हो या रिटायर हो या डेथ हो, अदरवाइज बार बार चेंज नहीं होने चाहिए. इंक्रीज इन द रेपुटेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय. बार बार चेंज ना होने से क्या होता है? इंक्रीज इन द रेपुटेशन एंड कॉन्फिडेंस. इंक्रीज होगा रेपुटेशन और कॉन्फिडेंस आएगा एम्प्लॉयों के बीच, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हमारी वर्किंग क्वालिटी में बहुत अच्छा बेहतर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा. नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. इससे क्या होगा? टाइम और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होगा. प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय. जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी होगी, और जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो परफॉर्मेंस बढ़िया देंगे. इम्प्रूव वर्क इफ़िशियंसी. वर्क की जो है इफ़िशियंसी भी डेवलप होगी.